ओके, तो अपने नोटबुक में पेज नंबर 438 ओपन करना, पेज नंबर 438। इसमें वो मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस है, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या देख रहा है? इंटीग्रेशन -1 to 1 मॉड एक्स dx। क्लियर ये? यस सर। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो मॉड एक्स वाला जो फंक्शन है उसको हम किस तरह से ब्रेक करते हैं। मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होती है, माइनस एक्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर एक्स जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो हम पॉजिटिव एक्स लेते हैं। और जब एक्स लेस देन जीरो होता है तो हम नेगेटिव एक्स लेते हैं। ठीक है? तो अगर इस चीज को हम नंबर लाइन पे समझे, तो मान लो ये हमारी नंबर लाइन है। ठीक है? यहां पर ये पॉइंट आ रहा है 0। ओके, तो 0 के पहले जो फंक्शन मॉड एक्स है उसकी वैल्यू, 0 के पहले फंक्शन मॉड एक्स की जो वैल्यू है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? माइनस एक्स। और 0 के बाद मॉड एक्स की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे? प्लस एक्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। तो यहां पर अगर हम लिमिट्स को ऑब्जर्व करें तो ये लिमिट -1 से +1 है। तो -1 वाला जो पॉइंट है वो यहां पर आ रहा है, +1 वाला पॉइंट जो है वो यहां पर आ रहा है। समझ में आए? तो जब यस हम सर। फंक्शन की वैल्यू पुट करने जाएंगे, इस मॉड एक्स फंक्शन की वैल्यू, तो हम -1 से 0 इस इंटरवल में मॉड एक्स को रिप्लेस करेंगे -x से। ठीक है? और जो नेक्स्ट इंटरवल होगा 0 से 1, उस इंटरवल में हम मॉड एक्स की जगह पे प्लस एक्स लिखेंगे। तो इस वजह से ये जो पूरी लिमिट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट जो लिमिट होगी वो -1 to 0 वाली होगी, और जो सेकंड इंटरवल होगा इट विल बी फ्रॉम 0 to 1। ओके, for first interval we will put x in place of mod x, and for the, sorry, for first interval we will put minus x in place of mod x, and second, for second interval we will put x in place of mod x. Is it clear, Naina? यस सर। Okay, अब इंटीग्रेट करेंगे, सो x² by 2, लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज 0। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का भी इंटीग्रल सेम होगा, 0 to 1। ओके, अब ये -1/2 अलग कर दो, लिमिट्स पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही होगा। ठीक है? सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सो -1/2 एंड दिस पार्ट विल बी -1 प्लस 1/2। सो 1/2 प्लस 1/2, सो द आंसर विल बी इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर है ना? यस सर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ले लूं अब। क्वेश्चन नंबर 2। Sir, how we will get to know that at what parts we have to break the limits? Yes, actually it depends on the modulus function. Like here, mod x, the value of mod x is x and minus x, and which value we have to select, it depends on this this break point. This breakpoint is 0. So if this breakpoint lie between the limits of integral, then we will break the limit in two parts like this. Okay, Yes sir. बिकॉज दिस जीरो लाइज बिटवीन -1 to +1, तो इसीलिए हमने वो दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। ठीक है? Yes sir. नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। सो माइनस इंटीग्रल 0 to 3। ठीक है? मॉड x -2 dx। ओके, सो यहाँ पर ये समझना, अगर मॉड x -2 वाला फंक्शन है, सो ये भी दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। फर्स्ट पार्ट विल बी x -2 एज इट इज, सेकेंड पार्ट विल बी माइनस ऑफ x -2। ओके, कंडीशंस क्या होगी नैना, याद है? X greater than 0 will be positive and x smaller than 0 नो will नो be negative. नो, हियर द कंडीशंस विल बी x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, and here the condition will be x less than 2। ठीक है? Yes sir. देखो, मैं एक मेथड बताता हूँ। जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x -2 लिखा हुआ है। ठीक है? तो जो भी मॉड के अंदर लिखा हुआ है ना, उसको 0 से इक्वेट कर दो।
तो यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिलेगी, एक x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम दो कंडीशन लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन 2। समझ गए ये चीज? कौन सा Yes. पॉइंट आएगा, किस में ब्रेक होगा, ये क्लियर हो गया ना? Yes, sir. अब देखो ये जो इंटीग्रल की लिमिट है, ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, ये लिमिट है 0 से लेके 3 तक, ठीक है? और ये जो मॉड एक्स की जो मॉड x माइनस 2 की जो वैल्यू है, ये 2 के पहले और 2 के बाद चेंज होती है, तो 2 वो ब्रेक पॉइंट है, और ये पॉइंट 2 जो है इस लिमिट के बीच में आ रहा है। ये चीज क्लियर? Yes, sir. सो हम इस लिमिट को दो पार्ट में लिखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा इस इंटरवल का वो क्या हो जाएगा, 0 से 2, और जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा 2 से 3, ठीक है? तो 0 से 2 में मॉड x माइनस 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ? X minus 2 x माइनस 2 dx। और सेकंड पार्ट में 2 से 3 में, minus X minus 2. एक मिनट, गलत बताया ना, ये वाले में माइनस आएगा, ये वाले में नॉर्मल x माइनस 2 आएगा। अब ऐसा क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया. आ गया ना? क्यों बताओ, चलो ऐसा हमने यहाँ पर क्यों नेगेटिव लिया? क्योंकि X greater than 2 है. नहीं, ये वाले में तो x लेस देन 2 है ना, यहाँ नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि लिमिट जो है 2 से कम वाली, 0 से 2, है ना? हाँ. और ये वाले में लिमिट ग्रेटर देन 2 वाली है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, पॉजिटिव लिया। ठीक है, क्लियर ना? हम्म। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस तो हो जाएगा, मैं स्किप कर दूं फिर नेक्स्ट प्रोसेस? Yes, sir. तो ये दो तरह के क्वेश्चन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 7th का सेकंड पार्ट, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको एक बार देख लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 dx। ओके, सो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप जो होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, उसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करके तीन अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेक कर देंगे। फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 2 dx, सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन 1 to 4 mod x minus 3 dx, थर्ड पार्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? X minus 1 को इक्वेट करेंगे 0 से. फिर वो रफ वर्क है ना एक्चुअल में हमारा। x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो 1 वो ब्रेक पॉइंट होगा, है ना? बट तो सर इसमें तो ऑलरेडी 1 है. हाँ, लेकिन फिर भी हम इसको ब्रेक पॉइंट के हिसाब से लिख देते ना। तो क्या आएगा, मॉड x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, इसमें दो पार्ट में ब्रेक होगी, तो एक तो नॉर्मल x माइनस 1 आएगी, एक एक माइनस ऑफ, माइनस ऑफ X minus 1. कंडीशन क्या होगी साइड वाली कंडीशन, x, बताओ? X greater than 2. X greater than 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x लेस देन 1। ठीक है, ये क्लियर? Yes, sir. तो अभी यहाँ पर लिमिट देखो, लिमिट जो है ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक की लिमिट है ना? Yes, sir. तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी यहां पर से, ये ऊपर वाली या ये नीचे वाली, बताओ देख के। नहीं समझ में आ रहा है? No, sir. देखो लिमिट जो है, लिमिट देखो, आपको जो दिख रही लिमिट पढ़ के बताओ क्या है लिमिट अभी। 1 to 4. 1 से 4, ये लिमिट एक्चुअल में x की वैल्यूज होती है,
ठीक है, हाँ तो x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, ठीक है। तो अब ये बताओ 1 से 4 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है या नीचे वाली कंडीशन ट्रू हो रही है? 1 इंक्लूडिंग। हाँ, 1 को इंक्लूड करो, एक्सक्लूड 1 को छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है? x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। तो हम ये जो मॉड x माइनस 1 है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे? x माइनस 1 पुट करेंगे। समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इंटीग्रल का, वो इंटीग्रेशन 1 से 4 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर मॉड हट के नॉर्मली x माइनस 1 dx आ जाएगा। समझ गए ना? यस सर। सेकेंड वाले पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में हमारा जो फंक्शन है, उस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, वो क्या है? x माइनस 2। तो मॉड x माइनस 2 को कैसे लिखेंगे? तो फिर से यहाँ पर हम रफ वर्क कर लेते हैं। मॉड x माइनस 2 की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल x माइनस 2 और माइनस ऑफ x माइनस 2। कंडीशंस क्या होती है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ, x स्मॉलर देन 2। x लेस देन 2। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको लिमिट दिख रही है सेकेंड पार्ट में, वो लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1 से लेके 4 है, ठीक है। तो हाँ इसमें तो दो, 1 से 2। इसमें हाँ, इसमें लिमिट दो पार्ट में ब्रेक होगी। पहला पार्ट होगा 1 से 2 का, और दूसरा पार्ट होगा 2 से लेके 4 का, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। अब 1 से 2 में हम कौन सी वैल्यू लेंगे? नीचे x वाली, माइनस 2। माइनस ऑफ x माइनस 2 लेंगे ना। 1 से 2 मतलब लेस देन 2 हुआ, यस सर। है ना। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस 2 dx। और 2 से 4 में मतलब ग्रेटर देन 2 हुआ, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? x माइनस 2 वाली। क्या ये क्लियर है ना? यस सर। लास्ट पार्ट का बताओ तुम, कैसे होगा? लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट होगी 1 से 3 और 3 से 4। हम्म x माइनस 3, x ग्रेटर देन स्मॉल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x माइनस 3, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। हाँ माइनस ऑफ x माइनस 3, हाँ, x स्मॉलर देन, x लेस देन 3। x लेस देन 3, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट वाले इंटरवल में कौन सी वैल्यू रखेंगे इसमें? x माइनस 3, क्यों? माइनस ऑफ x माइनस 3, हाँ, माइनस ऑफ x माइनस 3। क्योंकि 3 छोटा है। हाँ ठीक है। और सेकेंड वाले इंटरवल में x x माइनस, माइनस 3। ठीक है। इसके बाद तो बन जाएगा ना आगे। यस सर। तो ये क्वेश्चन ना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये ना कोर के ना सैंपल पेपर में दिया हुआ है, कोर मैथ्स वालों के में। और ये पहले भी कई बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कोर मैथ्स में। तो इसलिए इसको देख लेना, इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। बाकी इस चैप्टर में मुझे और कोई उतने एज सच इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 चाहो तो चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है ना? बट सर इन सब में लिमिट्स जो है वो फंक्शन से छोटी है, आई एम सॉरी बड़ी है। मतलब कैसे? मतलब जैसे यहाँ लिमिट थी फ्रॉम 1 to 4, हम्म और जो फंक्शन था वो x माइनस 1 था। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोटी बड़ी नहीं बोल सकते। वो असल में x माइनस 1 की वैल्यू फिर चेंज हो रही है ना। तो अगर x माइनस 5 रहता तो भी सेम रहता। देखो, अगर मान लो x माइनस 5 रहता तो क्या होता, चलो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो अगर ऐसा रहता, लिमिट 1 से 4 मॉड x माइनस 5 dx, ठीक है। तो तुम मॉड x माइनस 5 की वैल्यू समझते, वो क्या होती बताओ? x माइनस 5 माइनस ऑफ x माइनस 5, फर्स्ट कंडीशन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हम्म x लेस देन 5। हम्म। अब यहाँ पर बताओ, ये जो लिमिट हमको दी हुई है वो क्या है? 1 से लेके 4, ऐसा ही है लिमिट। यस सर। लिमिट मतलब x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में। तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा, ऊपर वाली की नीचे वाली? माइनस ऑफ x माइनस 5। नीचे वाली कंडीशन आएगी। तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे? 1 से लेके 4 लिख देंगे और माइनस ऑफ x माइनस 5 लिख देंगे। समझ में आया ये चीज? यस सर।
लेकिन अगर मान लो ये लिमिट में ये 1 से लेके 6 होता, सपोज लिमिट अगर 1 से लेके, इसको मैं मान लो ऐसा लिख देता, वो लिमिट 1 से 6 लिखता, तो आप में आपका इसमें चेंज हो जाता, 1 से लेके 5 तक आप ये लेते, फिर 5 से लेके 6 तक आप ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से मॉड वाली वैल्यू रखते। समझ में आया ये? यस सर। ओके। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो पेज नंबर 439 का। यस सर। देखो उसमें ना इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, क्वेश्चन में 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है, ऐसा ना, इंटीग्रेशन 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा है, यस सर। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 4x प्लस 3 और 3x प्लस 5। कंडीशन सप्लाई x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 2, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो बताओ कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? इसमें फ्रैक्शन में आएगी एक्स की वैल्यू। क्यों? 4x प्लस 3 इक्वेट करेंगे 0 से। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसमें वो करने की जरूरत नहीं, वो तभी करते जब मॉड में रहता है हमारा, समझ रहे हो? देखो जब यस मॉड सर। में था तभी कर रहे थे, इसमें ऑलरेडी उसने कर रखा है अलग अलग दो पार्ट में, वो जब मॉड हटाना होता था ना तब हम वैसा करते थे, अभी वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सीधा तुमको फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू रखनी है, और एफ ऑफ एक्स के बारे में बता रहा है कि उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू ये है जब एक्स 1 से 2 के बीच में है, उसकी वैल्यू ये है जब एक्स 2 से 4 के बीच में है। समझ में आया तो ये वो चीज? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1 से 2 और 2 से 4 बिल्कुल और वो सही, रिस्पेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। बिल्कुल सही। 1 से 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 2 से 4। तो 1 से 2 में फंक्शन कौन सा आएगा? 4x प्लस 3। 4x प्लस 3। और 2 से 4 में फंक्शन क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5। 3x प्लस 5। समझ गए? आगे हो जाएगा सॉल्व। यस सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू पे बेस्ड है, तो वो डिस्कस कर ले डायरेक्टली हम फिर। यस सर। हम्म तो कुछ पहले बेसिक्स में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड, बुक। तो ये आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसमें ना कुछ कंसेप्ट समझ लो। ये जो एमसी है मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट, इसकी वैल्यू कैसे निकलती थी? डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स, मतलब कॉस्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हमको मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू मिलती थी। अब अगर मान लो आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है और आपको मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ एम सी डी एक्स प्लस के, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज नोट डाउन कर लेना, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू का। ठीक है, अगर आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालते थे? डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स, मतलब रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। और अगर आपको आर ऑफ एक्स रेवेन्यू फंक्शन निकालना है और आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, तो आप उसको क्या कर दोगे? इंटीग्रेट कर दोगे, और उससे आपको क्या मिल जाएगा? रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले अभी यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, यस सर। तो नोट डाउन किया तो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। यस सर। हम्म तो अब अपनी बुक में पेज नंबर 443 ओपन करना, और इसमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.13। एक्सरसाइज 7.13 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। The marginal cost of production of the commodity is 30 plus 2x. It is known that fixed cost is rupees 200. Find the total cost, the cost of increasing output from 100 to 200 units. ओके,
तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो आपको MC दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है 30 प्लस 2x दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको कैसे यूज करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹200 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मतलब C ऑफ X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, इसी को अप्लाई करते हैं। C ऑफ X इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन MC dx प्लस के, ये होता है। तो C ऑफ X इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ये जो k है ना, लास्ट में मैंने ये जो प्लस के लिखा है ना, वो ये आर्बिटरी कांस्टेंट है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में आता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो MC की जगह पे 30 प्लस 2x पुट किया, यहाँ पर आ गया dx। तो C ऑफ X इज इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 30x plus x square. 30x प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस के, ठीक है। तो ये आपको मिला कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट फंक्शन में हमको ये जो k है उसकी वैल्यू नहीं पता है, तो नहीं पता, लेकिन उसने एक चीज बोल दी है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ₹200 है। और यहाँ पर x एक्चुअल में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, समझ रहे हो। मतलब अगर आप 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो तो x की जगह पे 10 रख दो, आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जब आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते हो, तब भी आपको वो कॉस्ट बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि C ऑफ 0, मतलब 0 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो भी आपका कॉस्ट कितना होगा, 200 तो जाएगा ही, फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर। तो Yes, sir. यहां पर क्या करो, x इज इक्वल्स टू 0 रखो, और C ऑफ 0 की जगह पे 200 रखो। तो ये हो जाएगा C ऑफ 0 इज इक्वल टू 30 इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस के। तो C ऑफ 0 की वैल्यू हो गई 200, बाकी सारे तो 0 बन गए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 200। k की वैल्यू को वापस इस कॉस्ट फंक्शन में रखना, तो C ऑफ x इज इक्वल्स टू 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200 आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए ये। Yes, sir. हम्म। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट्स। मतलब अगर आपका आउटपुट 100 से 200 यूनिट्स हो जा रहा है, तो उसमें कॉस्ट में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट, तो उसकी कॉस्टिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करो, C ऑफ 100 निकाल। Limit. हाँ, Sir, we can also apply limit लिमिट, नो, लिमिट इज from नॉट, 100 to 200. yes, I think we can apply limit also. We can apply the definite integral. Mhm. Yes, we can apply definite integral here. बट डायरेक्टली हम यहाँ से भी पुट कर सकते हैं, दोनों को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 100 पुट करते हैं, तो 100 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000, प्लस 100 पुट करेंगे तो ये जाएगा 10,000 प्लस 200। सो जो सम मिलेगा वो आ जाएगा 13,200। ओके। C ऑफ 200 अगर हम पुट करते हैं x के प्लेस पे 200, तो कितना आ जाएगा, 6,000 प्लस 40,000, सॉरी, प्लस 200, कितना आ रहा है सम, 46,200। ओके। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, C ऑफ 200 माइनस 33,000. 33,000। ओके। अब अगर मान लो तुम लिमिट अप्लाई करके कर रहे हो, तो आप इस तरह से लिखोगे, C ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 100 टू 200 MC dx। अब MC की वैल्यू यहाँ पर क्या थी हमारे पास, 100 से 200, MC की वैल्यू 30 प्लस 2x dx। सो ये हो जाएगा 30x प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट विल बी फ्रॉम 100 टू 200। तो 30 अंडर ब्रैकेट 200 माइनस 100, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, लाइक दिस।
सो ये आ जाएगा 100 into 30, that is 3000, plus 40,000 minus 10,000, you will get 30,000. Yes, so the answer will be same, 33,000. Okay. Yes, sir. Okay, question number 2 check करो जल्दी से. Same question है. बन जाएगा ना? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. Sir, average cost equals to cost by X. हाँ, C of X upon X is AC. तो क्वेश्चन 3 बन जाएगा क्या? चेक करो. एक काम करो, क्वेश्चन 3 सॉल्व करो एक बार. Yes, sir. Sir, cost function आ गया. आगे आंसर से मैच कर रहा है ना? Yes, sir. ओके, एवरेज कॉस्ट के लिए डिवाइडेड बाय एक्स कर देना, दैट्स इट. तो और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन देखा जाए, एक बार देख लो. Question number 4, determine the cost of increasing the output from 100 to 200 if the marginal cost is given by this. So इसमें सीधे definite integral apply कर देना. Limit from 100 to 200. That's it. ठीक है? Yes, sir. फिफ्थ क्वेश्चन चेक करो. The marginal cost of product is given like this. Fixed cost is rupees 2500. Find the total cost function. Also find the average cost of producing 72 units. ये लास्ट वाली लाइन समझ में आई क्या? Yes, sir. हम्म. X 72 है. हाँ, x 72 है तो c of x निकालना, उसमें x की जगह पे 72 डालना, फिर 72 से डिवाइड कर देना. मतलब ये होता है ना. Yes, sir. हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना. सो AC इज इक्वल्स टू C of 72, C of 72 अपॉन 72, ऐसे निकल जाएगा 72 प्रोडक्ट. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, 500 अपॉन रूट 2x प्लस 25. हो जाएगा इंटीग्रेशन में. Substitute करना है इसमें. हाँ Substitute करना है. हाँ, सब्सटीट्यूट करके ही बनाना पड़ेगा. C of x is equal to integration 500 अपॉन रूट 2x प्लस 25 है ना, तो dx. तो पहले 500 को बाहर निकाल लेना, रूट 1 अपॉन रूट 2x प्लस 25 हो जाएगा. अब क्या करना, 2x प्लस 25 को t ले लेना, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई 2. समझ में आया? Yes, sir. तो 500 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी
इंटू डी टी बाई टू, ऐसा आएगा। फिर उसके बाद आगे तो हो जाएगा ना सॉल्व। यस सर। सर 3/2 नहीं आएगा। 1/2 आएगा, सॉरी। तो 500√t हो जाएगा ना, मतलब 500√2x+5, ऐसा हो जाएगा। यस सर। आ गया आंसर, बाकी तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, 6, 7, 8, 9, 10 रिमेनिंग सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, और जिसमें तुमको लग रहा है कि ये सॉल्व करना के देखना है अभी, तो उसको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। सर 6th में e⁻ 0.3x दी है। हम्म तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻0.3x/0.3, ठीक है। हाँ नैना, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देख लो 5 मिनट में, और अगर हो जाते हैं तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर। सर हम्म 10th वाले में x/10 को t लेंगे ना। हम्म हाँ, बन जाएगा। बन जाएगा मेरे ख्याल से। प्रॉपर्टी से बनेगा क्या? हम्म e⁻x f(x) + f'(x) वाला 10th वाला एक बार बना के देख लो। सर हम्म इसमें जो स्टेटमेंट है, इफ द रेवेन्यू obtained on selling 10 units of the commodity is 200 हम्म फिर लिखा है फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन तो डायरेक्टली निकल जाएगा।
MR को इंटीग्रेट करके। हम्म तो ये तो स्टेटमेंट तो रेवेन्यू फंक्शन जो है ना उसमें के कांस्टेंट आएगा, तो आपको के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। हाँ उसके लिए उसने इनिशियल कंडीशन दी है। जैसे देखो तुम ऐसे कर रहे होगे, आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम आर डी एक्स प्लस के, ऐसा किया। हाँ तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन पे आ गया 20 ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 10 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 10 डी एक्स, ठीक है। हाँ। अब क्या है इस पूरे का इंटीग्रेशन? मेरा आया 2x e raised to the power x by 10। 2x, अच्छा एक एक सेकेंड ना, मैं इसको कर देता हूँ। x अपॉन 10 को t लिया होगा, हाँ तो dx इज इक्वल्स टू क्या आया होगा, dt इंटू 10 आया। हाँ, मैं 10 मल्टीप्लाई करना भूल गई। 20x e raised to the power तो x by 10। 20 तो पहले ही था ना, 200 हो जाएगा ना। नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ई रेस टू पावर टी 1 प्लस टी डी टी, ऐसा आया। हाँ अब इसके बाद इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू पावर टी इंटू टी हाँ प्लस के, ऐसे ही किया। हाँ अच्छा, 200 ई रेस टू पावर टी को x बाय 10 लिखा। अच्छा, इंटू एक्स बाय 10 यहाँ पर भी आ रहा हो, इसलिए कट रहा है क्या, हाँ 0 0। अच्छा, तो ये आएगा 20 ई रेस टू पावर एक्स बाय 10 प्लस के, ये आया ना आंसर। हाँ। हम्म अभी ये रेवेन्यू फंक्शन है। अब देखो उसने इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर 10 यूनिट्स, 10 यूनिट मतलब x इज इक्वल टू 10, ठीक है। द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड इज 200 ई। तो जब x इज इक्वल टू 10 होगा तो रेवेन्यू कितना होगा, 200 ई होगा। तो यहाँ पर r की जगह पे 200 ई पुट कर दो, 20 ई रेस टू पावर 10 अपॉन 10 हो जाएगा प्लस के, समझ में आई ये। हाँ तो ये 10 और ये 10 कट गया, यहाँ 20 ई बचा, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 ई। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब ये के की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, तो जो आपका रेवेन्यू फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 10 प्लस 180 ई, ये हो जाएगा आंसर। बट पीछे आंसर में 180 मेंशन नहीं है। हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे, उसके हिसाब से फिर के की वैल्यू 0 आनी चाहिए। हाँ देखो, एक गलती कर दिया मैंने, यहाँ पर भी तो x की जगह पे 10 पुट होगा ना, इस जगह पे दिख रहा है, यस सर। तो इंटू 10 और आएगा, तो ये 20 नहीं, ये क्या बन जाएगा, 200 ई बन जाएगा, है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर हुआ? यस सर। तो फाइनल आंसर जो आया था हमारा रेवेन्यू फंक्शन वाला, ये वाला आया था ना शायद, हाँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 10 इंटू एक्स, और के की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा आंसर, समझ गए ना। हाँ हम्म। तो ये वाला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कर ले अभी, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। यस सर। ओके, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है शायद इस चैप्टर का, हाँ। यस सर। हम्म। तो इसके लिए ना तुम अपने बुक में पेज नंबर 445 ओपन करना, और यहाँ पर ना मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ ग्राफ्स के थ्रू। तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर दो चीजों का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस में जो है ना क्वांटिटी है, और जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस में जो है वो है प्राइस, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब अगर मान लो, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अगर मान लो किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, उसकी क्वांटिटी कम जाएगी। लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम होगी उसकी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी, समझ में आया? तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा।
डिमांड लॉ के हिसाब से। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरी तरफ ये बोलता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो उसके सप्लायर कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी उसके सप्लायर बढ़ते जाएंगे और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ तुमको देखना होगा फिगर 7.7 पे। देखा है मैंने उतना अच्छे से नहीं बनाया, 7.7 में ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। यस सर। तो ये एस ऑफ एक्स है सप्लाई कर्व, और ये डी ऑफ एक्स है डिमांड कर्व। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है जहां पर सप्लाई और डिमांड दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते, उसको लिखा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और इस समय जो आपका क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी को एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस समय जो उसकी प्राइस होगी उस प्राइस को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक्स नॉट और पी नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब एस ऑफ एक्स मतलब सप्लाई और डी ऑफ एक्स डिमांड, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये समझ में आया? यस सर। ओके, ये चीज हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सी एस। सी एस का फुल फॉर्म है कंज्यूमर सरप्लस। तो सी एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट डी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स नॉट पी नॉट। इससे आपको मिलेगा कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये फॉर्मूला। फिर अगला है पी एस प्रोड्यूसर सरप्लस। ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है एक्स नॉट पी नॉट माइनस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स नॉट एस ऑफ एक्स डी एक्स। नोट कर लोगे तो बताना मुझे ना। डन। ओके, अब देखो ग्राफ में तुमको ये वाला शेडेड रीजन भी दिख रहा होगा। ये जो शेडेड रीजन दिया हुआ है उसको उसने क्या मार्क करके रखा हुआ है, पी एस। तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस है, मतलब किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले कम है। ठीक है, और उसकी प्राइसिंग भी ठीक है, तो उस समय जो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, कंज्यूमर सरप्लस वाला पार्ट है। ये वाला जो रीजन या ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सी एस वाला एरिया कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, यस सर। तो अगर आप इसको समझने जाओगे ना कि आखिरकार ये फॉर्मूला बना कैसे, तो फॉर्मूला को समझाने के लिए ये ग्राफ का यूज किया है। देखो अगर आप ये वाले ग्राफ को, डी ऑफ एक्स वाले ग्राफ को मैं इस तरह से बताता हूँ, ये वाले ग्राफ को देखना। ये वाला ग्राफ देख रहे हैं जिसको अभी मैं लाइन खींच रहा हूँ, यस सर। ये किसका ग्राफ है, डी ऑफ एक्स, डिमांड कर्व का ग्राफ है। इसको आपने 0 से एक्स तक इंटीग्रेट किया, मतलब आपने ये वाला एरिया निकाला जिसको मैं अभी लाइन कर रहा हूँ, जिसकी बाउंड्री को लाइन कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो 0 से, एक सेकेंड ये कलर चेंज नहीं हुआ इसका, चलो ठीक है। 0 से एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स में आपको ये वाला बॉर्डर वाला एरिया मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? उसमें से आप क्या करो, ये रेक्टेंगल को माइनस कर दो। जब आप इस रेक्टेंगल को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कंज्यूमर सरप्लस सी ऑफ एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, अब पी ऑफ एस अगर प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, मतलब वो येलो वाला एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले ये वाला एरिया निकाल लोगे, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया। तो ये एरिया कैसे मिलेगा, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उसकी लेंथ है एक्स नॉट, इसके ब्रेड्थ है पी नॉट। तो देखो एक्स नॉट पी नॉट आ गया, समझ में आया ये चीज? यस सर। और उसमें से ना एस ऑफ एक्स वाला एरिया, मतलब ये वाला जो कर्व वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको माइनस कर दो। तो ये माइनस करने के लिए ये बना है फॉर्मूला 0 टू एक्स नॉट एस एक्स डी एक्स, एस एक्स वाला कर्व से जो बाउंडेड है। ठीक है, यस तो सर। ये प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला है। वैसे फॉर्मूला ही याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं फंडामेंटल एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया। आगे आते हैं हम, बैठे हैं। अब
क्वेश्चंस एक आध डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.14 7.14 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ना है ना? The demand function for a commodity is given by P equals to 100 minus 8x. Find the consumer surplus at equilibrium price P is not equals to 4. ओके, तो यहाँ पर आपको डी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 100 माइनस 8x, क्लियर। और इसमें पी नॉट की वैल्यू भी दे रखा है, तो पी नॉट इज इक्वल्स टू कितना है? 4 है, ठीक है। ये डी ऑफ एक्स एक्चुअल में प्राइसिंग को ही बताता है, पी को बताता है, ठीक है। ये चीज क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर तुमको क्या निकालना है? कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है सीएस का, ठीक है। तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए? एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए। तो तुम क्या करोगे? ये जो पी नॉट इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना, इसको पी की जगह पे पुट कर दोगे, प्राइसिंग की जगह पे पुट कर दोगे। तो 100 इज माइनस 8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. तो 96 इज इक्वल टू 8x आ जाएगा, जिससे तुमको x की वैल्यू मिलेगी। क्या होगी x की वैल्यू बताओ? 12. 12। और ये जो x की वैल्यू है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? x नॉट, क्योंकि हमको ये p नॉट के कारण मिली है, इसलिए वो क्या हो गया? x नॉट। क्लियर? Yes, sir. अब cs का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cs का फॉर्मूला क्या? इंटीग्रेशन 0 से x नॉट, मतलब 0 से 12 d ऑफ x। तो हमारा डिमांड फंक्शन ये है, ये हो गया d ऑफ x। तो हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू रख देंगे 100 माइनस 8x, और यहाँ पर आ जाएगा dx माइनस एक्स नॉट पी नॉट। तो एक्स नॉट पी नॉट मतलब 12 इंटू 4। सॉल्व करो, सीएस मिल जाएगा। Yes, sir. प्रखर, और कोई आने वाला है आज? देखो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। नंबर सिस्टम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर बुक लाया क्या वाली? मेरी वाली बुक नहीं लाया क्या? देखना ना, मेरे वो क्लासरूम में रखी होगी, ले आना वहां से। ऐसे किया है ना? हाँ, same. आ गया आंसर? आ गया ना आंसर? Yes, sir. 576 आएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन करके देख लें। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर ले एक बार। Yes, sir. नेक्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन अगेन आपका डी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, Please show the previous slide. मैंने यहाँ इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा दिए, -48x कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं लगेगा।
ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर है ना, x नॉट p नॉट, ये अच्छा, इंटीग्रेशन Yes, sir. सिर्फ इस पार्ट में होगा, ठीक है। yes sir, हम्म, yes और sir. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। The demand function for a commodity is given by P equals to 4 minus x square. Find the consumer surplus when the market demand is 1. So you have to find C of S. Market demand is 1, so we will consider x naught is equals to 1. Clear? तो ये प्राइस है एक्चुअल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो P इज इक्वल्स टू क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ना x नॉट की जगह पे 1 रख देना, तो P नॉट मिलेगा, P नॉट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो P नॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3। क्या ये समझ में आया? Yes sir. तो CS इज इक्वल्स टू क्या, क्या था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 से x नॉट d ऑफ x dx माइनस x नॉट p नॉट, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ ये, हम्म 0 से 1 होगा लिमिट, है ना? कुछ डाउट है क्या? Sir, just a minute, I'm analyzing it first. ओके पढ़ाओ जो तुम लोग को पढ़ना होगा। सर सक्सेस के बाद हो गई सर सर्वर भी कर दिए थे। Yes sir. बन जाएगा ये क्वेश्चन आगे। हाँ, ठीक है नैना, एक काम करो, इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डाउट लेंगे और उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। yes sir. ठीक है, एंड कर रहा हूँ।